एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए 30 कदम 2.0 सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें लगातार पिछले कुछ दिनों से आपके लिए हम एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, जिसमें कॉन्सेप्ट पर भी हम बात कर रहे हैं। आई होप आपने जितने भी पुराने वीडियोज देखे होंगे उसमें आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आई होगी, आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा। ये जो सीरीज है ये प्रीलिम्स 2025 ओरिएंटेड सीरीज है, जिसमें 2025 के लिए जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे क्षेत्र है जहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है, हमने वो सभी कवर किए हुए हैं। तो प्रीलिम्स के पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पूछने के तरीके, इन सभी को हमने एनालिसिस करके ये प्रश्न आपके लिए बनाए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है। वैसे तो बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं बने हैं अभी तक, या बनने की संभावना भी कम होती है, लेकिन फिजिक्स में हमने इसको भी कवर किया है। अगर कुछ बन जाते हैं, अगर प्रश्न आ गए तो इन्हीं क्षेत्रों से पूछे जाएंगे, और आ गए तो आपका छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हमने ये कवर किया। 30 क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कॉम्पटन प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है? तो कॉम्पटन जो थे एक साइंटिस्ट है। कॉम्पटन साइंटिस्ट के नाम पर ही इस जो इफेक्ट को क्या कहा जाता है? कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या कहता है? कॉम्पटन इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, जब भी किसी मेटल सरफेस पर लाइट जो है, ये कोई रेडिएशन जो है वो फॉल की जाती है, तो ये कहा जाता है कि वो जो रेडिएशन है वो क्या होता है, कुछ एनर्जी लेकर आता है। और वो एनर्जी कैसे होती है? छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। इन फोटोन की अपनी कोई एनर्जी होती है। जैसे ही वो किसी मेटल सरफेस पर फॉल होते हैं तो वहां पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें ये एनर्जी क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। वो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को लेकर कुछ पीछे हो जाते हैं। तो जैसे एक होता है ना, आप मान लीजिए एक बॉल है, उसको दूसरे बॉल से जैसे ही टकराते हैं तो उस बॉल का जो स्पीड है वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है दूसरे बॉल से टकराने पर। कुछ ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ में होता है। ये जो रेडिएशन है ये अपनी ऊर्जा किसको दे देते हैं? इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कुछ पीछे हो जाते हैं। इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसे प्रूफ किसने किया है? साइंटिस्ट कॉम्पटन ने कहा है, प्रूफ किया है, ठीक है। तो साइंटिस्ट कॉम्पटन ये कहते हैं कि ये तभी होगा जब कोई लाइट है वो तरंग तो है ही, यानी कि वेव तो है ही, साथ ही साथ वो कण भी है ना, कण है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन से फोटोन जब टकराते हैं तो फोटोन की ऊर्जा कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा मिल जाती है। तो कण भी है, यानी कि प्रकाश संवेग है, और साथ ही साथ कण की तरह भी व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो, दो ऑप्शन तो एकदम ही फालतू लग रहे हैं, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तब फालतू लगेंगे, ऐसे फालतू नहीं लगेंगे, है ना। प्रकाश केवल तरंग प्रकृति है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट जो है वो कैसा होता है? डुअल नेचर होता है। तो केवल शब्द दिया हुआ है तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इलेक्ट्रॉन स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, वो तो उनको लाइट से वो ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्लियरिटी है आपको, और थोड़ी सी आप लॉजिक अगर लगाते तो ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य एक कण का निम्नलिखित के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इसी कण का जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला होता है, डी ब्रॉगली ने जो दिया था वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ये पूछा जा रहा है, वेग के, संवेग के, द्रव्यमान या ऊर्जा के। सबसे पहले तो बता दूं, फॉर्मूला है आपका लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, जहां पर पी क्या होता है? मोमेंटम या संवेग होता है, और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य होता है। तो हमेशा इसका तरंगदैर्ध्य इसके मोमेंटम या संवेग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और इसी को कहा जाता है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र, या फिर फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्सरे किरणें कब उत्पन्न होती है? तो देखिए, सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको मैं आपको बता देती हूँ। एक वैक्यूम ट्यूब लिया जाता है, इसके दोनों साइड पे मेटल की प्लेट लगी होती है, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, एनोड और कैथोड, और इसको आपके इसमें करंट फ्लो किया जाता है। जैसे ही करंट फ्लो किया जाता है, कैथोड से कुछ रेज, कुछ पार्टिकल्स जो है वो निकलने लगते हैं, ट्रेवल करने लगते हैं, और वो किस ओर जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी कि एनोड की ओर जाते हैं, ठीक है। जैसे ही वो एनोड के थोड़ा करीब पहुंचते हैं, उनकी जो स्पीड है वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, और उसी से ही क्या निकलते हैं? एक्सरे
निकलते हैं, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको ब्रेकिंग पार्टिकल्स भी कहते हैं या ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो गई थी, उन इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स थे उनकी क्या हो गई थी, नेगेटिव पार्टिकल्स जो कि कैथोड से निकल रहे थे उनकी स्पीड जो है उसमें ब्रेक लग गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निर्वात ट्यूबों में जब त्वरित होते हैं उसी से हमको क्या प्राप्त होती है, एक्स किरणें प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है, ये जे थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट भी इससे कुछ सिमिलर है। उन्होंने भी क्या लिया था, इलेक्ट्रॉन है या नहीं ये पता लगाने के लिए कि वो जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनमें नेगेटिव चार्जेस हैं, ये पता लगाने के लिए ये वाला जो टेस्ट है आपका वैक्यूम ट्यूब वाला, वैक्यूम ग्लास ट्यूब वाला, वो किया गया था जे थॉमसन। इसके बाद फिर इसका नामकरण करते हैं नेगेटिव चार्जेस का, जिसको दिया गया नाम क्या, इलेक्ट्रॉन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु क्या है। देखो हाफ लाइफ क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये समझना है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ये कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल। इसमें जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, क्लाउड की फॉर्म में चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, आपस में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। इसके कारण इनके न्यूक्लियस का क्या होने लगता है, धीरे 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 न्यूक्लियाई जो है वो इनका क्षय होने लगता है, खत्म होने लगता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है, जब आधे नाभिक का क्षय हो जाता है, यानी कि मान लो यूरेनियम टोटल 100 ग्राम था, एक हाफ लाइफ होने के बाद ये 50 ग्राम रह गया। तो जब ये 50 ग्राम बचा, इसी को क्या कहा गया, हाफ लाइफ कहा गया, यानी कि न्यूक्लियाई जो है वो क्या हो जाए, आधे खत्म हो जाए। तो इसी को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। नाम से समझ में आ रहा है, अर्धायु क्या है, आधे नाभिक का क्षय हो जाना, ठीक है। अब सभी नाभिक क्षय हो जाएंगे तो हाफ लाइफ क्यों बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, यानी कि किसी भी लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा होंगे। अगर 100 वाट के कंपेयर में 50 वाट को ले तो 100 वाट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है ना। उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी पर, यानी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, ठीक है। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी, अब देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, है ना, यही फ्रीक्वेंसी है। E क्या होती है, एनर्जी, यानी कि उस रेडिएशन की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, मतलब सॉरी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी रेडिएशन की ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। अब रेडिएशन जो है वो जैसे ही मेटल सरफेस पर फॉल होंगे वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होने लगेंगे, एमिट होने लगेंगे। तो वो जो ऊर्जा है जो रेडिएशन की थी वो ऊर्जा किस में ट्रांसफर हो गई, इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो गई, और वही इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा बनी। तो जितनी ज्यादा प्रकाश की ऊर्जा होगी उतनी ज्यादा उन इलेक्ट्रॉनों की भी ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 बोथ। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा कथन सही है, ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू के गुणजों में परिमाणित होती है। बिल्कुल सही, अभी हमने देखा था प्लैंक ने ये आपका क्या दिया था, इक्वेशन दिया था, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है या रेडिएशन है, एंड E इज एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा ऊर्जा, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, प्लैंक ने कृष्णपिंड विकिरण की व्याख्या के लिए परिमाणन की शुरुआत की थी। जो प्लैंक आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्लासिक फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, क्योंकि उसमें ये कहा गया कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, एकदम हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन देंगे तो एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, इनफाइनाइट हो जानी चाहिए, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या किया गया, क्वांटाइजेशन का प्रयोग किया गया, और क्वांटाइजेशन में ये बताया गया कि लाइट जो होता है उसकी ऊर्जा जो होती है वो स्मूथली नहीं आती है, वो कैसी आती है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, बंडल के फॉर्म में आती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, क्वांटाइजेशन का प्रयोग किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार घड़ी जो है वो धीमी हो जाती है कब।
जब एक भारी वस्तु से वो दूर रखी हो, जब एक भारी वस्तु के पास रखी हो, गुरुत्वाकर्षण से एकदम फ्री हो, या केवल परम शून्य पर। तो देखिए, जो जनरल रिलेटिविटी है ये बताई किसने थी? आइंस्टीन ने। और उन्होंने ये बताया था कि अगर बहुत ज्यादा मास है, बहुत ज्यादा उसका भार है, भारी कोई वस्तु है, तो भारी ज्यादा होगी तो उसका स्पेस टाइम कैसा होगा? बहुत ज्यादा कर्व्ड होगा। उसका स्पेस टाइम ही क्या है? टाइम है। टाइम और स्पेस टाइम एक ही है, तो स्पेस टाइम कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा कर्व्ड। अब ऐसा कर्व्ड रास्ता है तो उसको तय करने में क्या लगेगा? ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए घड़ी कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा भारी है तब क्या हो जाएगी? घड़ी जो है वो धीमी हो जाएगी भारी वस्तु के पास रखने से। ऐसा कौन सी थ्योरी कहती है? जनरल रिलेटिविटी थ्योरी कहती है, जो कि आइंस्टाइन ने दी थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कणों में तरंग प्रकृति होती है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट है, दोनों में बताना है कौन सा सही है। सभी कणों में तरंग प्रकृति होती है, तरंग दैर्ध्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सभी कणों में तरंग प्रकृति होती है, सही बात है ना। सारे ही पार्टिकल्स जो है वो वेव जैसे क्या करते हैं? वेव नेचर को शो करते हैं। ऑल पार्टिकल्स हैव वेव नेचर। ठीक है, अभी हम इतने बार से डुअलिटी पढ़ते आ रहे हैं, डुअल नेचर पढ़ते आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है तरंग दैर्ध्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती। डी ब्रॉगली सिद्धांत में हमने देखा था कि जो क्या है आपका वेवलेंथ है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? मोमेंटम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो P कहाँ क्या है? मोमेंटम है, और लैम्डा क्या है? तरंग का तरंग दैर्ध्य है। तो ये भी दोनों ही सही है हमारे स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। विखंडन में एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में विभाजित होता है और ऊर्जा निकलती है। संलयन में हल्के नाभिकों के संयोजन से ऊर्जा निकलती है। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और फ्यूजन क्या होता है? तो न्यूक्लियर फिजन या इसे कहते हैं विखंडन। विखंडन मतलब खंडित हो जाना, टूट जाना। ठीक है, तो टूट गया यानी कि एक भारी नाभिक है, जैसे यूरेनियम 235 है मान लो। ये क्या होता है? इसके ऊपर क्या की जाती है? न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कराई जाती है। न्यूट्रॉन की जैसे इसके ऊपर बॉम्बार्डिंग कराई जाती है, ये हल्के नाभिक किसमें? क्रिप्टॉन और बेरियम में क्या हो जाता है? टूट जाता है। 92 इसका होता है, 141 इसका। इसमें क्या हो जाता है? ये ब्रेक हो जाता है, और साथ ही साथ बड़ी मात्रा में न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और साथ में ऊर्जा भी क्या होती है? रिलीज होती है। बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा भी रिलीज होती है। तो भारी नाभिक का के ऊपर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कराई गई और ये हल्के नाभिकों में टूट गया। 235 था, क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141 इसमें ब्रेक हो गया। तो ये क्या कहलाया? विखंडन। टूटना, विखंडन। तो ये सही है। विखंडन में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाता है और ऊर्जा निकलती है, सही बात है। फिर यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं संलयन में हल्के नाभिकों के संयोजन से ऊर्जा निकलती है। संलयन मतलब जुड़ना, फ्यूजन, फ्यूज करना, आपस में मिलना। तो इसमें क्या होता है? आपका जो ड्यूटेरियम है और साथ में ट्रिटियम है, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। साथ में क्या निकलती है? बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इसी को क्या कहा जाता है? संलयन कहा जाता है। तो हल्के नाभिक देखा हमने, हाइड्रोजन के ही समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में मिलकर क्या बना लिए? हीलियम बना लिए और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकली। ये संलयन लगातार कहाँ हो रहा है? सूर्य, और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन का ही एग्जाम्पल है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है हमारे। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है संलयन के संबंध में आपको सही कथन बताना है। पहला कथन कहता है ये बहुत उच्च तापमान पर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है। सही बात है। संलयन है ना, कहाँ हो रहा है? सूर्य में हो रहा है। सूर्य की ऊर्जा कैसी है? बहुत ज्यादा हाई है। टेम्परेचर कैसा है? वेरी हाई। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही। जैसा हमने देखा था कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में मिलकर हीलियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो ये सूर्य की ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। तीसरा कहता है ये हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न करता है। अभी हमने देखा हाइड्रोजन के ही समस्थानिक के आइसोटोप से कौन कौन से? आपके ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनसे क्या मिलकर बन रहा है? हीलियम बन रहा है। ठीक है, तो सही है स्टेटमेंट। इसके लिए न्यूट्रॉन बॉम्बार्डिंग की आवश्यकता है। क्या है? अभी हमने न्यूट्रॉन की क्या बॉम्बार्डिंग कराई थी? नहीं कराई थी। हमने बॉम्बार्डिंग किस में कराई थी? फ्यूजन में कराई थी, यानी विखंडन में। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमाणु का ग्रहीय मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो परमाणु का ग्रहीय मॉडल, जिसे आपका प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं, ये किसने दिया था? रदर
रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी फिक्स ऑर्बिट में क्या होते रहते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया, प्लैनेटरी मॉडल कहा गया, ग्रही मॉडल कहा गया। ये किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। बोर ने क्या दिया, एटॉमिक मॉडल। बोर का एटॉमिक मॉडल बहुत ज्यादा फेमस है, जो इन्होंने दिया था कि किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या होते हैं, सबका अपना एनर्जी लेवल होता है और किसी फिक्स एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं। तो बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया था। थॉमसन ने क्या दिया था, थॉमसन ने आपका ग्लास ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में, जे थॉमसन। फिर मिलिकन ने क्या दिया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि हर एक इलेक्ट्रॉन में कितनी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड, परमाणु का ग्रहीय मॉडल, याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हु प्रपोज्ड द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का आधारभूत विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, तो मैक्सवेल है इसका आंसर। मैक्सवेल ने क्या दिया था, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफाई किया था और ये बताया था कि लाइट भी एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सवेल। ठीक है, तो बोर, ये सब तो अभी हमने पढ़ा था इन सभी के विषय में, प्लैंक, बोर के विषय में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सवेल इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के प्रश्न, थ्योरी किसने दी थी, ऐसे क्वेश्चन जो है वो टू द फैक्ट, टू द पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, तरंग और कण के द्वैत संबंध से संबंधित सही कथन को हमको चुनना है, यानी कि जो आपकी डुअल नेचर होता है, वेव और पार्टिकल की डुअलिटी होती है, उससे रिलेटेड हमको स्टेटमेंट दिया, उसको सही चुनना है। पहला स्टेटमेंट कहता है केवल फोटोन ही द्वैत दिखाते हैं, क्या ये सही है, सिर्फ फोटोन में ही डुअल नेचर होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पार्टिकल्स में भी डुअल नेचर होता है। ठीक है, फोटोन में ही डुअल नेचर नहीं होता है, वेव्स में भी डुअल नेचर होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल दिया हुआ है, मैं बार बार कहती हूँ, केवल दिया हुआ जो स्टेटमेंट होता है गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पदार्थ भी तरंग प्रकृति दिखाता है, बिल्कुल सही है ना। पार्टिकल्स में भी या पदार्थों में भी कैसी होती है, तरंग प्रकृति होती है, डुअल नेचर होता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट कहता है तरंग कण द्वैत स्थूल वस्तुओं में नहीं देखा जाता है। स्थूल वस्तुएं यानी कि मैक्रोस्कोपिक बड़ी वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, बड़ी बड़ी वस्तुएं हो गई, कार हो गई, इनमें आप डुअलिटी इतना नहीं देख पाएंगे, डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गए, उनमें या फिर लाइट रेडिएशंस हो गए, इनमें आपको क्या दिखेगा, डुअल नेचर जो है वो बहुत आसानी से दिख जाएगा, बहुत सारी अलग अलग एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो स्थूल वस्तुओं में नहीं देखा जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट कहता है प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है, सही बात है। लाइट में डुअलिटी होती है, प्रकाश जो है वो तरंग और कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने इससे रिलेटेड प्रूफ किए हैं, है ना, ह्यूगन्स का सिद्धांत, इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत सारे। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 2, 3 और 4 जो है वो सही है, पहला जो है वो गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रॉन के आवेश को मापने के लिए ऑयल ड्रॉप प्रयोग जो है वो सबसे पहले किसने किया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मिलिकन करके आपके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे कहा जाता है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है आखिर, उस चीज को मापने के लिए ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मिलिकन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी थॉमसन, रदरफोर्ड, फैराडे, इनके विषय में हमने पहले वीडियोस में बहुत बार चर्चा की हुई कि उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी। ठीक है, आप वो वीडियो जरूर देखिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण की प्रकृति का समर्थन करता है। आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया किसने था, आइंस्टीन ने 1905 में। उन्होंने क्या बताया था कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में क्या होती है, फॉल होती है, तो ये तो सही है। कण प्रकृति का समर्थन करता है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, E = h/nu, यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी खुद की ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, और ये इनकी ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतनी ही ज्यादा गतिज ऊर्जा उसको क्या करेंगे, पास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड कर रही है, प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड कर रही है। ज्यादा आवृत्ति ज्यादा ऊर्जा। ठीक है, फिर दहलीय आवृत्ति से नीचे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं नहीं, दहलीय आवृत्ति वो
आवृत्ति होती है जिससे नीचे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, है ना, वो मिनिमम आवृत्ति जो कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए जरूरी होती है, उसी को क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। तो इससे नीचे की आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है होते हैं, तो यही हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है और पूछा गया है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या है हमारा सही आंसर होगा, सही नहीं है। दहली आवृत्ति से नीचे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि दहली आवृत्ति खुद में ही मिनिमम आवृत्ति है जो कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जरूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो ये तो स्टेटमेंट गलत था, तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रभावित करती है ना, ये तो सही स्टेटमेंट है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 रिगार्डिंग फर्मी-डिराक स्टैटिक्स विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बोल रहा है ना, कौन सा सही नहीं है, फर्मी-डिराक सांख्यिकी के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो फर्मी-डिराक सांख्यिकी मेनली जो है वो फर्मियंस पर बेस्ड है। फर्मियंस क्या होते हैं, ऐसे कण जो पॉजिट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इनके विषय में ये बताया गया कि एक ही क्वांटम अवस्था में ये दो फर्मियन एक साथ नहीं रह सकते, हर एक फर्मियन की अपनी अलग क्वांटम अवस्था होगी। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर लागू होता है, हाँ होता है। अभी मैंने कहा फर्मियन पर लागू होता है, तो फर्मियन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर भी लागू होगा। फर्मियन पर लागू होता है, सही है, यही तो फर्मियंस है। फिर कोई भी दो फर्मियन एक ही क्वांटम अवस्था में नहीं रह सकते, ये भी सही है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा। ठीक है, ये फोटोन पर लागू होता है, ये गलत है भाई, यही हमारा आंसर होगा। फोटोन पर लागू नहीं होता, ये सिर्फ फर्मियन पर लागू होता है। फर्मियन क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है किस रेडिएशन की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो इसका आंसर है गामा रेडिएशन। क्यों होता है, कारण जान लेते हैं। गामा रेडिएशन का द्रव्यमान जो होता है वो शून्य होता है। अब इसका कोई द्रव्यमान ही नहीं होता, तो रास्ते में पड़ने वाले जो भी जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया, ये ज्यादा रोक नहीं पाते इसको। ठीक है, ये सीधे निकल जाते हैं, है ना, तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा, इसमें कोई आवेश नहीं होता, है ना, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इनको ज्यादा रोक नहीं पाते, तो ये सीधे निकल जाते हैं। इसके अलावा इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि बिल्कुल अंदर तक ये क्या कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो गामा किरणों की भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, आवेश ज्यादा होता है, द्रव्यमान शून्य होता है और साथ ही साथ इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, आवेश इनमें कोई नहीं होता। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मिलाना है। एक साइड पे आपको इफेक्ट दिए हुए हैं, दूसरे साइड पे उनकी प्रकृति दी हुई है कि कौन सी प्रकृति को कौन सा इफेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या बताता है, पार्टिकल नेचर को बताता है लाइट के, है ना, कि लाइट जो होती है वो सिर्फ वेव नहीं होती, पार्टिकल भी होती है, क्योंकि लाइट जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या होती है, फॉल होती है। तो ये एक का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कॉम्पटन इफेक्ट क्या बताता है, कॉम्पटन इफेक्ट फोटॉन संवेग को बताता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, तो बी का 2 हो जाएगा। डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफ्रैक्शन किससे पता चलता है, तरंग प्रकृति से। तरंग प्रकृति ही सेटिस्फाई करती है या क्लियर करती है डिफ्रैक्शन को, डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी को, तो 3 हो जाएगा। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, कृष्ण पंडे स्पेक्ट्रम, अभी अभी हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन, जो कि किसने दिया था, प्लैंक ने दिया था, तो 1 2 3 4 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, यहाँ पर आपके स्पेशल रिलेटिविटी से रिलेटेड एक प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है, कथन कारण वाला है, पढ़ते हैं। विशेष सापेक्षता के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। कोई भी कण निर्वात में, ये विशेष सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। कब दिया था, 1905 में दिया था। ठीक है, इसी में याद करो E = mc² दिया गया था। ठीक
ठीक है, ये फॉर्मूला आइंस्टीन का। तो विशेष सापेक्षता के संबंध में कथन दिया हुआ है, कोई भी कण निर्वात में प्रकाश की गति से अधिक नहीं जा सकता। प्रकाश की गति ही सबसे ज्यादा होती है, निर्वात में भी कोई भी कण प्रकाश की गति से ज्यादा नहीं जा सकता। सही स्टेटमेंट है, सही कथन है। कारण कहते हैं क्यों? क्योंकि सापेक्षतावादी द्रव्यमान प्रकाश की गति पर अनंत हो जाता है। द्रव्यमान कैसा हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है अगर प्रकाश की गति पर चले तो। इसीलिए क्या हो जाता है? निर्वात में प्रकाश की गति से अधिक कोई कण ट्रेवल नहीं कर सकता। तो कारण और कथन दोनों ही क्या है? सही है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मैच द साइंटिस्ट विद देयर थ्योरी। एक साइड पे साइंटिस्ट के नाम दिए हुए, एक साइड पे थ्योरी। ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आने की संभावना होती है। साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है ये तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो प्लैंक का हमने अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा। पहला क्वेश्चन याद रखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या पढ़ा था? उन्होंने क्वांटाइजेशन की परिकल्पना की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A का 4। क्वांटम हाइपोथेसिस वेव इक्वेशन दिया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद फिर आइंस्टाइन ने क्या दिया? अब भी पढ़ा, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन, स्पेशल रिलेटिविटी दिया था इन्होंने। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने क्या दिया था? हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत। इन्होंने ये बताया था कि किसी भी तरंग का संवेग और उसकी स्थिति जो है वो अनिश्चित होती है, एक साथ उसको दोनों को फिक्स डिफाइन नहीं कर सकते, अनिश्चित होता है। तो हाइजेनबर्ग का 2 आ जाएगा। फिर श्रोडिंगर का आ जाएगा वेव इक्वेशन। इन्होंने तरंग का समीकरण दिया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A का 4। A का 4 किस में है? मिला लो, ऑप्शन नंबर डी में ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। एक साइड पे कुछ साइन दिए हुए हैं और एक साइड पे उनसे रिलेटेड उनके अर्थ दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। लैम्डा क्या है? कई बार पढ़ चुके हैं। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य। अब एक बन गया तो मे बी आपका सारा बन जाएगा। लैम्डा जो है A का 3, A का 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है ना। तो लैम्डा से शो करते हैं तरंग दैर्घ्य को, न्यू से शो करते हैं आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को, E एनर्जी। कुछ नहीं पता होगा तो E तो पता ही होगा, E फॉर एनर्जी। और कार्यफलन को शो करते हैं फाई से। ठीक है, वर्क फंक्शन कहते हैं जिसे इंग्लिश में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भी धातु का कार्यफलन निम्नलिखित पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो समझते हैं कार्यफलन या वेव फंक्शन क्या होता है। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब भी कोई लाइट किसी मेटल सरफेस पर फॉल होती है तो उसमें से क्या एमिट होता है? इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी लेकर, उस रेडिएशन की एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन में जब काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मेटल सरफेस से एमिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, तो कार्यफलन क्या होता है? वह मिनिमम एनर्जी, वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन या कार्यफलन कहते हैं। तो ऊर्जा कितनी ज्यादा चाहिए होगी किसी भी मेटल्स के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, वो किस पे डिपेंड करेगी? धातु के सतह के प्रकार पर भी निर्भर करेगी कि धातु का सतह, अब उसमें इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा आपस में बंधे होंगे, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। या धातु की सतह पर धूल वगैरह लगा होगा तो जिससे रेडिएशन जो है वो प्रॉपर उस पर फॉल नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन कम रिमूव होंगे। तो धातु की सतह कैसी है इस पर डिपेंड करेगा कार्यफलन, क्योंकि कार्यफलन वह मिनिमम ऊर्जा है जो कि इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? एक जो विजिबल लाइट होती है उसका वेवलेंथ कितना होता है? तो उसका वेवलेंथ कितना होता है? 10⁶ मीटर होता है। इसको नैनोमीटर से भी शो कर सकते हैं, 400 to 600 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड। क्या प्रूव करता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट? तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को शो करता है। कैसे? डेविसन और जर्मर आपके 2 साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने 1927 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। कि उन्होंने क्या किया था, जो रेडिएशन है वो फॉल कराया था निकल सरफेस पर, और उन्होंने देखा था कि उसमें कौन सा गुण जो है वो प्रदर्शित होता है। डिफ्रैक्शन को मापा था, ठीक है, प्रकाश के विवर्तन को। और उन्होंने देखा कि डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो डिफ्रैक्शन कौन शो करता है? वेव या तरंग शो करते हैं। विवर्तन का गुण किन में होता है? तरंगों में होता है। तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन में किस टाइप की प्रकृति मौजूद है? तरंग प्रकृति मौजूद है। ये किसने शो किया है? डेविसन जर्मर ने शो किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर अगेन हमको मिलान करने के लिए दिया हुआ है। समस्थानिक और उनके उपयोगों को मिलाइए। एक साइड पे आपको कुछ आइसोटोप्स दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे उनके यूजेस दिए हुए हैं।
तो देखते हैं C14, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा C14 कार्बन डेटिंग करा के उसके टाइम का पता लगाया जाए। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग C14 कार्बन का क्या है, ये एक आइसोटोप है। ठीक है, कोबाल्ट 60 किसके लिए यूज किया जाता है, विकिरण चिकित्सा के लिए। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी, रेडियोथेरेपी के लिए यूज किया जाता है, कैंसर वगैरह का इलाज भी इससे किया जाता है, कीमो वगैरह के लिए। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट का क्या है, ये आइसोटोप है। I-131, आई फॉर आयोडीन, ये आयोडीन का समस्थानिक है और आयोडीन किससे रिलेटेड होगा, थायराइड के उपचार से रिलेटेड होगा। थायराइड के उपचार के लिए क्या किया जाता है, इसमें जो थायरोक्सिन हार्मोन है जो कम या ज्यादा होते हैं, इससे संबंधित क्या हो जाता है, आपको थायराइड की बीमारी हो जाती है, हाइपर या हाइपो की कंडीशन हो जाती है, तो उसके उपचार के लिए I-131 का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 238 किसमें प्रयोग किया जाता है, परमाणु ईंधन में, है ना, फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल लेते हैं यूरेनियम, उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग, एनर्जी निकलता है, न्यूट्रॉन मोशन करते हैं और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A का 2। देखते हैं A का 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, गामा रेस के विषय में दिया गया है, कथन कहता है कि गामा किरणों पर कोई आवेश और कोई द्रव्यमान नहीं होता। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इन पर कोई भी प्रकार का आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होते और ना ही कोई द्रव्यमान इनका होता है, इसीलिए तो इनमें पेनिट्रेट करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। कारण कहता है गामा किरणें बहुत उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। बिल्कुल सही, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, इसी वजह से इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और ये अंदर तक पेनिट्रेट होती है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेडियो एक्टिव का पता लगाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, वर्नियर कैलिपर, गाइगर मूलर काउंटर, सोनोमीटर या पोटेंशियोमीटर। तो आंसर है गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग किसी भी तत्व की रेडियो एक्टिविटी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मैच द, एक साइड पे आपको डिक्टेटर्स दिए हुए हैं और उनके यूजेस दिए हुए हैं। ठीक है, संसूचक और उनके उपयोग दिए हुए हैं। तो बोलोमीटर दिया हुआ है, बोलोमीटर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये हीट रेडिएशन मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर जो सूचक होता है उसका प्रयोग विकिरण ऊर्जा का मापक, रेडिएशन एनर्जी या हीट एनर्जी मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, फिर एक है पोलैरिमीटर, पोलैरिमीटर ऑप्टिकल रोटेशन मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, एंगल ऑफ रोटेशन निकालते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, शुगर वगैरह हो गया इनका। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर किया करने के लिए किया जाता है। फिर इंटरफेरोमीटर का उपयोग किया जाता है वेवलेंथ को मापने के लिए, बहुत छोटा जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, अपवर्तनांक जिसे आप कहेंगे, या तो फिर वेवलेंथ हो गया, इसके मापने के लिए इंटरफेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर सोनोमीटर का प्रयोग लास्ट वाला हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, फ्रीक्वेंसी मापने के लिए, आवृत्ति मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है सोनोमीटर। तो क्या हो जाएगा, बोलोमीटर 2। A का 2 कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ आप याद रखिएगा, सूचक वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक के स्थिरांक की इकाई क्या है, तो प्लैंक के स्थिरांक की इकाई क्या होगी, जूल सेकंड। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट को हम H से शो करते हैं, इसकी इकाई क्या होगी, जूल सेकंड, याद रखिएगा ये। ठीक है, आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश मापने के लिए किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था मिलिकन ने, याद रखिएगा। और इस पर आवेश कितना है, -1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश है, इसीलिए कूलम से इसको मेजर किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना, इसलिए माइनस में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये मॉडर्न फिजिक्स के भी 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बेनिफिशियल लगी होगी। आप एक बार रिवीजन के लिए और वीडियो जरूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ 30 के दम इस सीरीज में। अगली बार नए प्रश्नों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी 30 के दम में। थैंक यू सो मच।